हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 जिसका नाम है ट्राइब्स। ओके, तो BSOC 132 की यूनिट 3 है जिसका नाम ट्राइब्स है, जिसको हम स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले हम ये देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ट्राइब्स। ट्राइब्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको पहले ही पता होगा, ट्राइब्स वो एरियाज़ होते हैं जो आदिवासी लोग जिनको हम बोलते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है ये जंगलों में रहते हैं। ओके, अब हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं इसको। द टर्म ट्राइब्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ट्राइबूस मीनिंग अन इनहेबिटेड प्लेस। जो ट्राइब टर्म है ये एक लैटिन वर्ड ट्राइबूस से मिली है हमें, जिसका मतलब है इनहेबिटेड प्लेस। अ ट्राइब इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल क्लेमिंग डिसेंट फॉर्म ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर। ट्राइब एक ऐसी कम्युनिटी होती है जिसके लोग ये मानते हैं उनके पूर्वज जो है वो एक ही है। ओके, इन colonial India, the term tribe was used by the British to categorize group different from caste। देखिए, ट्राइबल्स जो लोग होते हैं ना, उनमें ये कास्ट सिस्टम नहीं होता, जाति जाति सिस्टम नहीं होता। तो वो लोग क्या मानते हैं कि हम जो है ना सभी एक ही पूर्वज के बच्चे हैं, और हम एक ही जैसा धर्म फॉलो करेंगे और हम सब बराबर है। तो कॉलोनियल इंडिया मतलब जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, उनको ये समझने में मुश्किल हो रहा था कि इनको हम किस कैटेगरी में रखें। तो उन्होंने ये जो लोग थे जो एक ही पूर्वज को मानते थे, उनको ट्राइबल जो है कम्युनिटी माना। ओके, ट्राइब्स वेरी इन साइज, लैंग्वेज, कल्चर, इन्वायरमेंट एंड लिविंग कंडीशन। जो ट्राइब्स है वो वेरी करते हैं कि कितनी बड़ी उनकी कम्युनिटी है, कौन सी लैंग्वेज वो फॉलो करते हैं, कौन से एंसेस्टर को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स है वो completely different as compared to South Indian tribes. Okay, they were considered primitive and backward by colonial powers। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ट्राइबल लोग हैं ना, ये बहुत समझदार थे। इनको ना ब्रिटिशर्स के टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी नहीं थी इनकी। ये अपना खुद अपना जो खाना पीना या ज़रूरत की चीज़ें थी वो जंगलों से प्राप्त कर लेते थे। इस वजह से जो ब्रिटिशर्स है वो इनको दबाना चाहते थे, और इनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो मेन एरियाज़ है, शहर है, उनसे अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया। और इनको बोला गया कि ट्राइबल जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं और बहुत ज़्यादा बैकवर्ड लोग हैं। ये किसने बोला? ब्रिटिशर्स ने बोला। पोस्ट इंडिपेंडेंस द टर्म शेड्यूल ट्राइब इज़ यूज्ड फॉर ट्राइब्स टू रिकॉग्नाइज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब जो है वो इंक्लूड किया, ताकि ये जो ट्राइबल लोग हैं इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर मार्क्ड बाय आइसोलेशन, कल्चरल यूनिकनेस एंड लो प्रोडक्शन लेवल। ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है ज़्यादातर जंगलों पे निर्भर करती है, फॉरेस्ट पर निर्भर करती है, इसीलिए ये जो है अलग होती है, शहरों के लोगों के मुकाबले ये अलग होता है, अलग होते हैं, इनका रहन सहन और खान पीन के तरीके अलग होते हैं। इस वजह से ये जो है वो आइसोलेटेड रहे हैं, कल्चरल इनका यूनिकनेस है। अदर टर्म आदिवासीज, फर्स्ट सेटलर, वनवासी, फॉरेस्ट इनहेबिटेंट्स, वन्य जाति, प्रिमिटिव पीपल, जनजाति, फोल्क पीपल एंड अनुसूचित जाति ST। जो अदर टर्म्स हम ट्राइबल्स के लिए फॉलो करते हैं, जैसे कि आदिवासी, वनवासी, वन्य जाति, जनजाति या अनुसूचित जाति, ये सब ट्राइब्स के लिए यूज़ होने वाले अदर वर्ड्स हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारी बुक में एक डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन बाय WHR रिवर्स। अ ट्राइब इज़ अ सिंपल सोशल ग्रुप विथ मेंबर्स स्पीकिंग अ कॉमन डायलेक्ट, हैविंग अ सिंगल गवर्नमेंट एंड एक्टिंग टुगेदर टू फॉर अ कॉमन पर्पस। जो हमारे WHR रिवर्स साहब थे, उनके अकॉर्डिंग ट्राइब जो है वो एक सिंपल सोशल ग्रुप होता है जिसके सभी मेंबर्स एक ही भगवान को मानते हैं, एक ही जैसी भाषा को बोलते हैं और एक ही गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। और इनमें सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो कोर फैक्टर होता है इनकी यूनिटी। ये सब एक ही मतलब इनके जो लक्ष्य होते हैं वो एक ही होते हैं। ओके, चलिए अब बात करें सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की। शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नोटिफाइड इन 30 स्टेट विद 705 इंडिविजुअल एथनिक ग्रुप्स। जो हमारा 2011 में सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 30 ट्राइब्स जो है वो नोटिफाई किए गए, 30 स्टेट्स में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो नोटिफाई किए गए। अब आप बोलेंगे 30 स्टेट्स कैसे हो गए? 30 स्टेट्स में हमारी यूनियन टेरिटरीज भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है, और जिसमें कि ये पाया गया कि 705
जो है इंडिविजुअल एथनिक ग्रुप है हमारे इंडिया में। ओके, ब्रिटिश पॉलिसीज टूवर्ड ट्राइबल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्राइबल्स को बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखते थे, उनको वो दबाना चाहते थे, उनको पीछे खदेड़ना चाहते थे, ताकि मतलब हम उनका जो राज है वो चलता रहे, ब्रिटिशर्स रूल जो है वो चलता रहे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने उन्हें दबाने के लिए उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की कि तुम अपने जो ट्राइबल रिचुअल है इन सबको छोड़ के सिविलाइज हो जाओ, हमारे जो तौर तरीके उनको अपना लो। ओके, द ब्रिटिश पॉलिसी हैड टू मेन एलिमेंट्स, आइसोलेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, क्रिएटिंग एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज। मतलब जो आइसोलेशन थी ट्राइबल पीपल की फ्रॉम मेन स्ट्रीम वो उन्होंने की ब्रिटिशर्स ने, एमिंग टू सिविलाइज ट्राइबल, व्यूइंग दैम एज प्रिमिटिव एंड सोशल फोर्सल्स। जो अंग्रेज थे उनके अकॉर्डिंग जो ट्राइबल पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग है, इसलिए उनको सिविलाइज करना चाहते थे। ब्रिटिश मोटिव्स वर पॉलिटिकल एंड कॉलोनियल, एमिंग टू कंट्रोल एंड रिफॉर्म ट्राइबल पॉपुलेशन। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं 3.2.1 की, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। जो इंडिया में जो ट्राइबल लोग हैं उनकी क्या क्या अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारा डेफिनेट कॉमन टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब ये सभी जो ना एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। ओके, और वो जो जोग्राफिकल एरिया वो सभी मेंबर शेयर करते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं होता, जैसे हमारे सिविल उसमें होता है कि ये मेरा घर है, ये घर नंबर है, ये मकान नंबर है, ये मेरा बिजली का बिल, इस तरह से होता है। बट जो ट्राइबल लोग होते हैं ना उनके यहाँ ऐसा नहीं होता, वो एक ही लैंड पे जैसे एक पर्टिकुलर ज़मीनी एरिया पे रह रहे हैं, वहाँ पे वो अपना जो टेंट वगैरह है वो बना के या जैसे भी रहते हैं, पर उनके यहाँ जो है शेयरिंग में चलता है, लैंड जो है वो शेयरिंग में रहता है। ओके, ट्राइब्स लिव विद इन द स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया शेयर्ड बाय ऑल मेंबर, विदाउट दिस कॉमन एरिया दे वुड लूज अदर ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लैंग्वेज, वे ऑफ लिविंग एंड कम्युनिटी सेंटिमेंट। ओके, बात करें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, सेंस ऑफ यूनिटी। ट्राइब्स में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि यूनिटी। ट्राइब के जितने भी लोग हैं वो आपस में एक ग्रुप बन के रहते हैं, एक साथ एकजुट होके रहते हैं। ओके, एंडोगेमस ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। एंडोगेमस ग्रुप का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसी ग्रुप में ही मैरिज होगी, आउटसाइड दैट ग्रुप मैरिज नहीं होगी। ओके, कॉमन डायलेक्ट, एक तरह की भाषा बोलते, एक ही तरह की बोली बोलते हैं। टाइज ऑफ ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप को सुपीरियर माना जाता है, जिससे कि उनके मतलब उन्होंने ये माना हुआ है कि हम एक ही एंसेस्टर के बच्चे हैं, एक ही एंसेस्टर, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एक ही है, तो वो अपने आप में एक यूनिटी की भावना पैदा कर देता है उनके अंदर। प्रोटेक्शन अवेयरनेस, मतलब ट्राइबल्स लोग बहुत ज़्यादा अवेयर है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, इसके लिए हमें अपने ग्रुप को कैसे बचाना है, इसके लिए ट्राइबल लोग क्या करते हैं, अपने एक मुखिया बना के रखते हैं, जो सभी मुखिया जैसे आदेश देगा वैसे ही वो लोग काम करेंगे। प्लस मुखिया की हेल्प करने के लिए भी छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अलग होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक मुखिया होता है, मुखिया को हेल्प करने के लिए कुछ लोग होते हैं। कॉमन कल्चर, एक ही तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप, रिश्तेदारी बहुत इंपॉर्टेंस होती है ट्राइबल लोगों में। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एंडोगेमस ग्रुप है, एक ही ग्रुप के लोग आपस में शादी कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी है कि ये जो लोग हैं ना ये अदर ट्राइब्स के साथ भी कनेक्शन रखते हैं। मतलब एक ट्राइब है साउथ इंडिया का, एक उसी के नेबर में कोई मतलब ट्राइबल एरिया है, उसका ग्रुप है, तो वहाँ जो लोग हैं ना ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि इनको ज़्यादा अवेयरनेस रहती है, ज़्यादा पावर इनके पास रहती है, हेगेमनी रहती है। ओके, चलिए एगलिटेरियन व्यूज़। एगलिटेरियन व्यूज़ का मतलब क्या है, इनमें एकता की भावना होती है, इक्वालिटी की भावना होती है। इसमें सभी ग्रुप्स के जो मेंबर है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो सबको इक्वल राइट्स यहाँ पे दिए जाते हैं और सब इक्वली अपने जो कंट्रीब्यूशन है उसको प्रोवाइड करते हैं। सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन बहुत ही बेसिक टाइप का है, एक ही एंसेस्टर को मानते हैं, एक ही देवता को मानते हैं और उसी की साधना अर्चना जो भी करनी होती है वही करते हैं। ओके, चलिए
नेक्स्ट बात करें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल्स इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में जो ट्राइबल्स हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो ट्राइब्स जो थे पूरे इंडिया में अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे जो ट्राइब है वो अलग अलग थे, बट सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स में बहुत ज़्यादा हमें उथल पुथल देखने को मिलती है। ओके, डिक्लाइनिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, लैंड एलियनेशन एंड डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव लेड टू रिड्यूस्ड एक्सेस टू द लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। जैसे कि सेंट्रल इंडिया में जो फॉरेस्ट थे उनसे इन ट्राइबल पीपल को हटा दिया गया, जिसकी वजह से इनको लैंड एलियनेशन, एलियनेशन का मतलब क्या होता है कि जो उनकी जगह थी उसे हटा दिया गया, वंचित करना। ओके, तो लैंड एलियनेशन और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का ना मिल पाना इनकी जो है बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली है। मैनी ट्राइबल पॉपुलेशन हैव बीन डिस्प्लेस्ड विदाउट प्रॉपर रिहैबिलिटेशन। देखिए जब भी कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता है, कोई फॉरेस्ट सेंचुरी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, डैम बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो वो जो वहाँ के लोग हैं ना उनके लिए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट देती है। बट इन लोगों के साथ क्या हुआ, इनको रिहैबिलिटेशन मतलब अलग जगह पे ना तो इनको घर दिए गए, ना इनको कोई रहने की जगह दी गई, बस इन्हें भगा दिया गया, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशंस का सामना करना पड़ा। ओके, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेंट्रल इंडिया में कितने ट्राइबल जो ग्रुप्स थे वो थे। आउट ऑफ दी 104.3 million tribal people, about 4/5 live in central India states like राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। मतलब 104.3 मिलियन ट्राइबल पीपल में से 4/5 तो इन ये जो स्टेट्स हैं इनके अंदर रहते थे। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन देखिए, अब ये जो लोग हैं इन्हें अपने फॉरेस्ट से हटा दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, और फिर इनको जो है प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा गरीबी और मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। ट्राइबल इन सेंट्रल इंडिया फेस डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस कंपेयर टू दोज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो जंगल थे वहाँ से ट्राइबल लोगों को नहीं हटाया गया, तो उनके लिए एक बेनिफिट यहाँ पे था। दिस रीजन आर फॉरेस्ट बेस्ड विद हाई पॉवर्टी लेवल रिजल्टिंग इन लोअर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेस ऑफ ट्राइबल पॉवर्टी, मतलब गरीबी क्यों आई ट्राइबल लोगों में। तो मेन तो रीज़न यही था कि वो जो थे मेनली डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट से ही उनको निकाल दिया गया। अब वो खाएंगे क्या, वो कैसे अपनी जो मतलब ज़रूरतें उनको पूरे करेंगे, तो इस वजह से इनमें बहुत ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिली। प्लस ये एसेट्स भी बहुत कम होल्ड रखते थे, जैसे कि हमारे यहाँ तो एक प्रॉपर्टी लैंड जो है वो एसेट के रूप में देखा जाता है, बट ये क्या करते हैं, कॉमन लैंड में रहते थे, शेयरिंग में रहते थे, तो वो लैंड ही इनसे छीन लिया गया, तो वहाँ तो एक एसेट तो ये ख़त्म हो गया। प्लस ये ज़्यादातर सोना चांदी इन सब चीज़ों में जो थे कम थे, मतलब इन ये सब एसेट्स इनके पास कम थे, ये मेनली अपने फॉरेस्ट से खाने पीने की चीज़ों से अपना जीवन यापन करते थे। तो पहला तो रीज़न है लो एसेट होल्डिंग, इनके पास एसेट जो थे वो बहुत कम थे, लो ह्यूमन कैपिटल एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये पॉलिटिकली भी एक्टिव नहीं थे, मल्टीपल डेप्रीवेशन एंड ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। ओके, चलिए अब बात करें रिसोर्स एंटाइटलमेंट की। लॉस ऑफ एंटाइटलमेंट टू रिसोर्सेज हैज़ वर्सन्ड देयर लाइवलीहुड एंड इंक्रीज्ड पॉवर्टी, जो इनके रिसोर्स थे वो उनसे छीन लिए गए, जिससे इनकी जो पॉवर्टी की कंडीशन थी और ज़्यादा ख़राब हो गई। Okay, marginalization, land alienation and indebtedness have marginalized tribal communities, distressed sale of agriculture and forest प्रोडक्ट्स टू मिडल मैन। देखे मार्जिनलाइजेशन भी बहुत हुआ इनका, ये फॉरेस्ट से प्रोडक्ट तो बना लेते थे, बट वो जो मिडल मैन है जो इनको पैसे देता था वो बहुत कम देता था, इसी वजह से इनका मार्जिनलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट बात करें स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, स्टेट ने कुछ प्रोग्राम स्पॉन्सर किए लेकिन उसमें भी ये लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि ज़्यादातर ये जंगलों में रहे, इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनमें इतनी एजुकेशन नहीं थी। वो मतलब फिज़िकल तौर पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, मेंटली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बट पढ़ाई लिखाई के मामले में ये थोड़ा पीछे थे। ओके, पुअर परफॉर्मेंस इन हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, स्लो इंक्रीज इन लिटरेसी रेट विद वेरिएशन अमंग
among different tribal communities and between genders. पुअर हेल्थ इंडिकेटर सच एज इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। अब बात करें वुमेन एंड चिल्ड्रन की, तो हमने ये देखा है कि जो ट्राइबल्स है ना, वहाँ पे फीमेल हेडेड हाउसेस भी देखने को मिलते थे। फीमेल हेडेड हाउस होल्ड आर कॉमन विथ हाई लेवल्स ऑफ चाइल्ड पॉवर्टी एंड डिसएडवांटेजेस फेस्ड बाय वुमेन। वुमेन इन रिमोट एरिया सफर फ्रॉम मल्टीपल बर्डन्स एंड लैक एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात करें, पुअर एक्सेस टू रोड, मार्केट एंड मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। अब ये जो थे ज़्यादातर लोग शहर जंगलों में रहते थे, जब इनको जंगलों से निकाला गया तो ये फॉरेस्ट के आसपास वाले एरिया में रहने लग गए, विलेजेस बना के या जैसे भी। बट इनके लिए शहर से जो मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ है, या शहर में जाके इनको एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ती थी, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था, जिसको ये एक्सेस नहीं कर पाते थे। इस वजह से ये लोग पीछे रह गए, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के मामले में भी ये पीछे रह गए। ओके, पुअर एक्सेस टू रोड्स, मार्केट, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, हाई ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चरल deprivation. Remoteness exacerbates commercial and transnational problems, hindering economic transformation. अब बात करें रिसोर्स वेल्थ एक्सक्लूजन की। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फॉरेस्ट है, उसके आसपास वाले इलाके में रहते थे, तो इनके पास जो है मिनरल्स तो बहुत थे। मतलब ये जो है जहाँ पे रहते थे वहाँ पे आयरन और या और जो खनिज पदार्थ थे उनकी मात्रा ज़्यादा थी, बट ये उसको निकाल के यूज़ नहीं कर सकते थे, जो कि इनकी गरीबी का बहुत बड़ा रीज़न था। रिसोर्स वेल्थ एक्सक्लूजन, ये जो राइट्स थे ना, ये गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को दिए कि आप खनिज निकाल सकते हैं, बट ये जो फॉरेस्ट के लोग हैं ये नहीं निकाल सकते। तो रिसोर्स वेल्थ एक्सक्लूजन पे इनको देखने को मिला। Tribal regions are rich in minerals and resources, but tribals have been denied a share of this wealth, excluded from using resources for power generation and irrigation, leading to displacement and adverse incorporation. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इश्यूज रिलेटिंग टू एक्सेस टू लाइवलीहुड। मतलब जीवन यापन करने के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिले थे, और उन जीवन यापन के लिए जो जो मतलब रिसोर्सेज चाहिए थे, उनमें क्या क्या इनको बाधाएं देखने को मिली। पहला, डिपेंडेंस ऑन इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा मतलब इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट सपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। एक्सेस टू लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल पीपल रिलाइज ऑन सेक्टोरल, इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। दिस सपोर्ट आर क्रूशियल नॉट ओनली फॉर इम्प्रूविंग सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बट ऑल्सो फॉर मेन स्ट्रीमिंग ट्राइबल कम्युनिटीज, इंटीग्रेटिंग दैम विद अदर कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज़। ओके, इन्हेंसिंग कैपेसिटीज़, गवर्नमेंट ने इनके कैपेसिटीज़ को इन्हेंस करना चाहा। ओके, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ भी लेके आई इनके लिए, जैसे कि अगेरियन ट्राइबल पॉलिसीज़ है या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, वो इनके लिए लाए गए। ओके, अगेरियन पॉलिसीज एंड लैंड लॉज एंड लैंड एलिनेशन अमंग ट्राइबल। अगेरियन मतलब खेती बाड़ी से जुड़ी जो पॉलिसीज थी, या भूमि के जो कानून थे, या लैंड जो जिससे इनको वंचित किया गया था, वो क्या असर पड़ा मतलब ट्राइबल लोगों के ऊपर। तो पहला, लैंड एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग थे, ट्राइबल्स थे, उनके लिए लैंड जो था वो एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। प्राइवेट एंड स्टेट प्रॉपर्टी रिजीम। अब जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद इंडिया ने क्या कहा कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही मानेंगे, उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी। ओके, मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी है जो आपके नाम पे है, उसके कागज़ है या फिर उसकी कोई फर्द है, तो आपकी वो प्रॉपर्टी होगी। उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी वो सारी किसकी है? गवर्नमेंट की। Post independence, India encouraged private property regimes while state property regimes continued. Communal land tenure system were not accepted, leading to land becoming state property if not settled as a private property, including forest land. देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया कि कम्युनल प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी।
फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग थे वो कम्युनल प्रॉपर्टी में बिलीव करते थे कि भाई लैंड के बंटवारे क्यों करने हैं, इसको ज़मीन में कागज़ों की क्या ज़रूरत है, ये तो रहने की जगह है, इसमें कैसे भी रह लो, अपनी भूमि है, माता है, इस तरह से वो मानते थे। बट इस गवर्नमेंट जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, कम्युनल प्रॉपर्टी को डिक्लाइन कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला या तो खरीदो या उसके ज़मीनी मतलब कार्रवाई करवाओ, बट ऐसे नहीं रह सकता कोई भी, अगर ऐसे कोई है तो उसको हटाओ, ये सारी प्रॉपर्टी स्टेट की, ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की, जिसका सामना इन ट्राइबल लोगों को बहुत ज़्यादा करने को मिला। कस्टमरी लैंड ओनरशिप, फॉरेस्ट लैंड वॉज प्राइमरली ओन्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज़, मतलब जो फॉरेस्ट लैंड था वो ज़्यादातर किसके थ्रू ओन किया गया था, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के थ्रू। और वो मतलब एक पर्टिकुलर उनके ना मतलब वो होते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, कस्टम्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। बट जैसे ही मतलब सरकार आई, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको जो है आप बाहर निकलो फॉरेस्ट से, कोई कस्टम नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ओके, मैनी ट्राइबल एरियाज डिड नॉट गो अंडर रिक्वेस्टेड सर्वे, जो सर्वे होने चाहिए थे फॉरेस्ट के, और रिक्वेस्टेड सर्वे नहीं हुए, रिजल्टिंग इन अनरिकॉग्नाइज्ड राइट ओवर वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड डिस्पाइट कस्टमरी ओनरशिप। जिसको ज़मीन मिलनी चाहिए थी उसको ज़मीन नहीं दी गई, जिसको नहीं मिलनी चाहिए थी उसको ज़मीन मिल गई। ओके, चलिए अब बात करते हैं पॉपुलराइजेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। पॉपुलराइजेशन का मतलब होता है हालत बद से बदतर होना, गरीबी होना। ओके, एंड मार्जिनलाइजेशन, इंक्रीजिंग मार्जिनलाइजेशन ऑफ पेजेंट्री अफेक्ट्स ट्राइबल लाइवलीहुड, मतलब किसानों की जो मार्जिनलाइजेशन थी ना, उससे भी जो आदिवासी लोग थे उन पर असर पड़ा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस डाटा शोज अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ लैंडलेसनेस अमंग ट्राइबल हाउस होल्ड, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे था जिसमें ये पाया गया कि ज़्यादातर जो ट्राइबल लोग हैं वो भूमिहीन है, उनके पास लैंड ही नहीं है, तो खेती कहाँ से करेंगे। Percentage of household without cultivated land increased from 28% in 1978 to 1987 to 88 to 39% in 2011 to 12। ऐसे लोग जिनके पास मतलब खेती ही नहीं, ज़मीन ही नहीं थी खेती करने के लिए, उनकी संख्या 1987 में 28% थी, जो कि बढ़कर 39% हो गई 2011-12 में। ओके, percentage of आदिवासी household without any land increased from 13 to 25% and those not owning land increased from 16 to 24%। मतलब ये बात बता रहे कि किस तरह से कल्टिवेटेड लैंड की जो परसेंटेज इंक्रीज हुई, आदिवासी हाउस होल्ड ऐसे इंक्रीज हुए जिनके पास घर ही नहीं था, रहने के लिए कोई लैंड ही नहीं था। ओके, चलिए अब बात करें ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट की। ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट में सबसे पहले ऑक्यूपेशन की बात करें। ऑक्यूपेशन यानी कि धंधा या जो भी व्यवसाय हम जिसको बोलते हैं। सम ट्राइबल ग्रुप्स प्रैक्टिस हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ज़्यादातर या सम बोल सकते, कुछ जो ट्राइबल ग्रुप थे वो हंटिंग और फूड गैदरिंग मतलब शिकार या फूड को इकट्ठा करना, जैसे शहद इकट्ठा करना, बेरीज इकट्ठा करना, इस तरह के कामों में जुटे हुए थे। मेजॉरिटी आर कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ज़्यादातर लोग जो थे वो कल्टिवेटर थे, किसानी का काम करते थे, और एग्रीकल्चर जो लेबर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, दिहाड़ी पे जो काम करते हैं वो थे। Others are involved in household industry, construction, plantation, mining, quarrying and other services। जो बाकी बचे हुए थे वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि खेतों में पानी के लिए कुआं खोदना, प्लांटेशन करना, कंस्ट्रक्शन करना, इस तरह के कामों में जुड़े हुए थे। गवर्नमेंट की तरफ से इनको क्या सपोर्ट मिला? गवर्नमेंट सपोर्ट, अ स्मॉल सेक्शन बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट मेजर्स लाइक रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स। देखिए, ट्राइबल ग्रुप पूरे इंडिया में फैले हुए थे, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट ऑफ इंडिया में ट्राइबल ग्रुप्स थे, ट्राइबल ग्रुप पूरे इंडिया में थे। बट कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का हेल्प की वजह से हेल्प भी मिली है। जैसे कुछ लोग अपने मतलब पढ़ाई करके जो एसटी कास्ट थी, शेड्यूल ट्राइब कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स थे, उनके रिजर्वेशन पाके आगे भी बढ़े, गवर्नमेंट में भी आए, पॉलिटिक्स में भी आए और एम्प्लॉयमेंट भी मिला है उनको। ओके, हाउएवर मैनी आर मार्जिनलाइज्ड बाय डेवलपमेंट प्रोसेस ओवर द पास्ट 7 डिकेड्स। मतलब कुछ जो है वो मतलब जैसे डेवलपमेंट हो रही थी हर जगह, उसकी वजह से मार्जिनलाइज्ड भी हुए हैं।
Dependence on agriculture and forest. Tribals rely on heavily on agriculture and forest resources for their livelihood. जो आदिवासी लोग हैं ना वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पे डिपेंडेंस है अपनी लाइवलीहुड के लिए. फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन एंड टूल्स फॉर फ्यूल वुड मेडिसिन एंड अदर डेली नेसेसिटीज़. अराउंड 50 to 80% ऑफ द फूड रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम फॉरेस्ट. मतलब 50 से 80% जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो कहाँ से पूरा करते थे? जंगलों से पूरा करते थे. यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज. फॉरेस्ट रिसोर्सेज का कैसे यूज़ किया जाता था? फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड बैम्बू, फ्यूल वुड, तेंदुलेस, नट्स एंड हनी. ट्राइबल्स बिलीव इन द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट कंसिडरिंग दैम होम टू गॉड्स एंड स्पिरिट. मतलब जो आदिवासी लोग थे ना उनका विश्वास था कि ट्राइबल जो है वो मतलब फॉरेस्ट जो है एक वो जीवित मतलब ऑर्गेनिज्म है, मतलब जीवित है फॉरेस्ट. इसमें बहुत सारी आत्माएं होती है, पेड़ों में भी आत्मा होती है और वो बहुत सारी स्पिरिट्स और गॉड्स में विश्वास रखते थे. जैसे मतलब वन देवता होते हैं, इस तरह की बातों में विश्वास रखते थे. इसी वजह से वो फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा संभालते थे, बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते थे. चलिए अब बात करते हैं कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़. मतलब आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद क्या पॉलिसीज़ थी? फॉरेस्ट पॉलिसीज़. कॉलोनियल रेगुलेशन. जो आज़ादी से पहले जो रेगुलेशन थी वो थी मिड 19th सेंचुरी. मिड 19th सेंचुरी रेगुलेशन एम टू प्रोटेक्ट एंड रीजनरेट फॉरेस्ट फॉर इकोलॉजिकल एंड रेवेन्यू पर्पस. जैसे कि आपको सभी को पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे वो अपने देश में भेजते थे. ओके, इसलिए वो क्या चाहते थे कि फॉरेस्ट बचे रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन फॉरेस्ट में हो. इसलिए वो कंजर्वेशन पॉलिसीज को फॉलो करते थे. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 रेस्ट्रिक्टेड फ्यूल वुड रिमूवल एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन अफेक्टिंग ग्रेजिंग अरेंजमेंट. मतलब 1927 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय पे जो फॉरेस्ट थे उनसे लकड़ी ले जाना मना कर दिया गया था और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी बंद कर दिया गया था. क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये लकड़ी लेंगे तो हमें जो निर्यात करना है, वो जो एक्सपोर्ट करना है लकड़ियों का, वो कम हो जाएगा ना. तो इसीलिए जो फॉरेस्ट थे उनको बचाने की कोशिश और उनमें प्रोडक्शन करने की कोशिश की गई थी. इम्पैक्ट ऑन कस्टमरी राइट. इससे जो कस्टम्स थी, जो उनकी प्रथाएं थी, उन पे क्या असर पड़ा? क्रिएशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट अंडर स्टेट कंट्रोल रेस्ट्रिक्टेड कस्टमरी राइट्स एंड इंडेंजर्ड ट्राइबल सर्वाइवल. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ट्राइबल के लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो वन देवता को मानते थे. वे मानते थे कि मतलब फॉरेस्ट में, वनों में हमारे स्पिरिट्स है, गॉड्स है. अब जब से ही सरकार ने ये बोला है कि फॉरेस्ट से कोई लकड़ी नहीं लेके जाएगा, कोई फॉरेस्ट में एंटर नहीं करेगा, इनको हमें बचाना है. इससे क्या हुआ कि वो जो उनकी प्रथाएं थी उनको जारी रखना जो आदिवासी लोग थे उनके लिए मुश्किल हो गया. ट्राइबल्स फेस्ड हार्डशिप ड्यू टू स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट इन्फोर्समेंट बाय फॉरेस्ट ऑफिशियल. जैसे कि आपको पहले ही पता है कि ये सब बातें हम आज़ादी से पहले की कर रहे हैं. तो आज़ादी से पहले जो ऑफिशियल्स थे ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे इंडियन पीपल्स के लिए. उसमें कुछ ब्रिटिशर ऑफिशियल्स भी थे और प्लस हमारे इंडियन ऑफिशियल्स भी थे. बट वो जो ऑफिशियल्स थे वो उनका बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर था. वो कोई भी कानून आता था उसको बहुत सख्ती से लागू करते थे. अब बात करें इकोनॉमिक वैल्यू फॉरेस्ट की. उस समय इकोनॉमिक वैल्यू क्या थी फॉरेस्ट की? फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंक्रीज्ड कमर्शियल वैल्यू एंड रेवेन्यू फ्रॉम फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो थी हमारे आज़ादी से पहले के, उसने जो कमर्शियल वैल्यू थी फॉरेस्ट की उसको बढ़ावा दिया और जो फॉरेस्ट जंगलों से आने वाला रेवेन्यू था वो भी बढ़ गया. डिमांड फ्रॉम अर्बन सेंटर्स, रेलवे एंड कमर्शियल यूज़ एडिड टू फॉरेस्ट इकोनॉमिक वैल्यू. देखिए ये हम आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं जिस समय रेल का विकास भी हो रहा था, रेल की पटरियाँ वगैरह भी बन रही थी और कमर्शियल जो यूज़ था वो लकड़ियों का वो ज़्यादा हो रहा था. इस वजह से जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो भी ज़्यादा थी जिससे कि इकोनॉमिक वैल्यू फॉरेस्ट की बढ़ी थी. लैंड एंड फॉरेस्ट कंट्रोल. लैंड और फॉरेस्ट कंट्रोल किस तरह से किया जाता था?
ट्राइबल लैंड एंड फॉरेस्ट वर ब्रॉट अंडर स्टेट कंट्रोल ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल एंड कंटिन्यू टू पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब जिस भी स्टेट में जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट है वो स्टेट के गवर्नमेंट के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। स्टेट उस फॉरेस्ट की जो भी पॉलिसीज है उसको फॉलो करेगा। और ये हमें आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद सेम ही रूल रहा है कि स्टेट विल कंट्रोल द फॉरेस्ट। लीनिएज और विलेज ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वॉज नॉट लेजिटिमाइज्ड एक्सेप्ट इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के एरियाज जैसे को छोड़ के बाकी सब जगह क्या रूल था कि जो फॉरेस्ट में कोई भी लोग रह नहीं सकते, उसमें अपनी जो जीविका है फॉरेस्ट से प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओके, अब बात करें आज़ादी के बाद की समय की। वेट फॉर अ मिनट। यस, अब बात करते हैं पोस्ट कॉलोनियल कंटिन्यूएशन की। मतलब आज़ादी के बाद क्या हुआ। पोस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज कंटिन्यूड कॉलोनियल प्रैक्टिस डिनाइंग राइट्स टू शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ओवर फॉरेस्ट। मतलब आज़ादी के बाद भी जो हमारी आज़ादी से पहले जो रूल्स थे वो कंटिन्यू किए गए, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, National Parks and Sanctuary. Creation of parks and sanctuary excluded tribals from their traditional land. Tribal rights to forest were not sincerely settled, leading to their designation as encroachers. मतलब जो ट्राइबल लोग थे वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, बट वो फॉरेस्ट के अधिकार उनसे छीन लिए गए और उनका वहाँ पे आना भी प्रतिबंधित कर दिया। ओके, चलिए मेरा थोड़ा गला खराब है आज। लॉस ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड। एक तो भूमि चली गई ट्राइबल लोगों के पास से, और जो आजीविका का साधन था वो भी चला गया। ओके, कल्टीवेशन में डिफरेंसेस हुए। तो इस तरह से ये सारा पैराग्राफ है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब लॉस ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया हमारे पास कि आज़ादी से पहले किस तरह से जो ट्राइबल लोग थे उनसे उनके ज़मीन के अधिकार या जीने के व्यवसाय जो है उनसे छीन लिए गए। और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया क्या हुआ ये हमें देखना है। तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया हमें देखना है जैसे कि एलिनेशन फॉर सब्सिस्टेंस रिसोर्सेज, मतलब जो भूमि के अधिकार थे, जो लैंड था, उनके राइट्स तो उनसे छीन लिए गए थे, बट उसके लिए उन जो मतलब जो समुदाय थे, ग्रुप्स थे, ट्राइबल लोग थे, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किया और अपनी डिमांड्स को भी पूरा करवाया गया। जैसे कि ट्राइबल्स अलोंग विद नॉन ट्राइबल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट लोकल ऑपरेसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। देयर डिमांड इंक्लूडेड द राइट्स, फॉरेस्ट राइट्स, लोअर टैक्स एंड लोअर प्राइस फॉर फूड, कंटिन्यूड लॉस डिस्पाइट लेजिस्लेशन। मतलब कानून बना दिए गए थे, एलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए कानून बना दिए गए थे, बट उन लोगों वो जो ऑफिशियल्स थे वो कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ। डिकेड्स ऑफ इंटेंस डेवलपमेंट प्लानिंग। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो देश ने ज़्यादातर फोकस किस पे किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे किया, शहरीकरण पे किया, जिसके कारण लार्ज डैम्स बनाए गए, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रोड, ब्रिज, इस तरह की चीज़ें बनाई गई। लेकिन जो फॉरेस्ट जो थे उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। इसकी वजह से जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ा ट्राइबल्स पे। जो आदिवासी समुदाय के लोग थे उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था आज़ादी के बाद वो भी नहीं मिला। ओके, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल्स। मतलब एक तो कुछ फ़ायदा भी नहीं दे रही सरकार, और उसकी वजह से जो ट्राइबल लोग थे उनको बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ओवर 10 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस। कितने लोग डिस्प्लेस किए गए थे, 10 मिलियन पीपल जो है वो डिस्प्लेस किए गए थे, विद मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ फेसिंग एथनोसाइड। एथनोसाइड का मतलब क्या है कि
कुछ कम्युनिटीज़ का तो कल्चर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, लुप्त हो गया, उन्होंने अपने कल्चर को आगे फॉलो ही नहीं किया, क्योंकि उनकी ज़मीन उनसे छीन ली गई है, उनके जो आजीविका का सोर्स है उनसे छीन लिया गया। अब उनको न्यू प्रोफेशन में जाना पड़ेगा। अगर वो न्यू प्रोफेशन में जाते तो पुरानी कस्टम्स, पुराने रीति रिवाज को वो फॉलो नहीं कर सकते, पुराने रहन सहन को वो फॉलो नहीं कर सकते। इस वजह से एथनोसाइड हमें देखने को मिला। ओके, लैंड एक्सक्यूशन एंड फॉर एक्सप्लोटेशन, मतलब कॉलोनियल, yes, colonial legislation allowed land exclusion for the crown, diverting resources to advanced section. Tribal lost command over the resources and faced forced displacement for development project. मतलब जो है ना, लोग जहाँ पे रहते थे वो जो आंदोलन भी करते थे उनको ज़बरदस्ती जैसे फोर्स का यूज़ करके उनको वहाँ से भगाया जा रहा था। इससे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूटेड टू द इम्प्रोविशन ऑफ ट्राइबल्स, स्टेट पॉलिसीज लेड टू एक्सप्लॉयटेशन, फॉरेस्ट डिप्लीशन एंड डिस्ट्रक्शन इम्पैक्टिंग ट्राइबल सर्वाइवल। मतलब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, जैसे कि आज़ादी के बाद बांध बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उससे लोग विस्थापित हो रहे थे, जिससे कि उनकी जो थोड़ी बहुत कंडीशन ठीक ठाक थी आज़ादी से पहले, जो भी कंडीशन थी वो और भी बद से बदतर हो गई। ओके, स्टेट पॉलिसीज़ की वजह से एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा किया गया ट्राइबल लोगों का, फोर्स्ड माइग्रेशन, ज़बरदस्ती उनको वहाँ से भगाया गया। ओके, नेक्स्ट बात करें रीजनल डिफरेंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया में एक ट्राइबल ग्रुप नहीं था, बहुत सारे ट्राइब्स थे, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल बेल्ट आती है। नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल बेल्ट में हमें सबसे कम माइग्रेशन और लैंड एलिनेशन देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। ट्राइबल्स इन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय कंट्रोल रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल एंड फॉरेस्ट ऑन पॉलिटिकल एंड फोकस ऑन पॉलिटिकल मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट। ये जो लोग थे ये पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे और ये अपने सर्वाइवल पे ज़्यादा फोकस्ड थे। ओके, अब बात करें ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन की, क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्राइबल्स पे? एक्सिलरेटेड एलिनेशन, मतलब एलिनेशन, इनसे ज़मीनों के अधिकार जल्द से जल्द छीने जा रहे थे। माइनिंग एंड रिसोर्स एक्सप्लोटेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ट्राइबल लोग जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे मिनरल रिच सोर्सेज थे, आयरन के और गोल्ड के और इस तरह बहुत सारे ओर्स थे। लेकिन क्या हुआ कि इनको वो चीज़ें निकालने का, उन चीज़ों को रिफाइन करने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार सरकार ने किसको दिया? मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनीज को, जिसकी वजह से इनका एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा हुआ। अब बात करें सेंट्रल एरियाज़ की। सेंट्रल एरिया मतलब एक ट्राइबल ग्रुप का नाम है सेंट्रल। तो सेंट्रल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड जॉब्स एंड प्रोवाइडेड कास्ट फ्री, क्लास फ्री ऑक्यूपेशन। सेंट्रल एरियाज़ मेनली आपको बिहार, असम, इस तरह के एरियाज़ में दिखने को मिलते हैं। और ये जो एरियाज़ है ना, ये ट्राइबल एरियाज़ थे। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, उन्होंने वहाँ के सेंट्रल जो ग्रुप्स थे उनको जॉब्स प्रोवाइड की और कास्ट फ्री और क्लास फ्री जो है ऑक्यूपेशंस को बढ़ावा दिया। स्ट्रेंथन सेंट्रल्स एंड आइडेंटिटी थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उनको एम्प्लॉयमेंट दे के उनकी जो आइडेंटिटी है उसको बढ़ावा दिया। अब करें फिफ्थ शेड्यूल राइट्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनको एक अलग से राइट दिया गया है, ग्रैंड ट्राइबल राइट ओवर ट्रेडिशनल लैंड एंड फॉरेस्ट, प्रोहिबिटिंग प्राइवेट माइनिंग। मतलब प्राइवेट माइनिंग को बंद कर दिया गया और जो ट्रेडिशनल जो कस्टम्स थे उनको फॉलो करने की यहाँ पे कंजर्वेशन दिया गया है। ओके, रिजर्वेशन दिया गया है। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ ट्राइबल बेनिफिट फ्रॉम वेलफेयर मिशन विद मैनी डिप्राइव्ड ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। कुछ लोगों को ही इस स्कीम का इसका लाभ हुआ, बाकी लोग फिर भी डिप्राइव्ड रह गए। डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो ट्राइबल लोग गए थे और वहाँ पे जाके बसे थे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? मिलियन डिस्प्लेस्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, रीसेटलमेंट कंडीशन ऑफन एबसाइमल लीडिंग टू फर्दर हार्डशिप। देखिए, अब ज़्यादातर जो ट्राइबल के लोग थे वो तो पहली बात तो ये शहरी जो लोग थे उनके साथ घुल मिलना इनके लिए बहुत मुश्किल था, और वो शहरों की तरफ गए तो भी उनको छोटे मोटे काम ही मिले, जिसकी वजह से इनका जो जीवन था ना और भी दुखद हो गया।
स्ट्रगल एंड प्रोटेस्ट, इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, जिसमें कि एक प्रोटेस्ट जो बिहार हमारा एरिया वहाँ पे भी हुआ था, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने इनके ऊपर फायरिंग तक करवा दी थी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार, मतलब हमारे इंडिया में पहली बार हुआ था जब ट्राइबल पीपल्स पे फायरिंग की गई थी गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, रेगुलेशन एंड रेजिस्टेंस, जो जितने नियम आ रहे थे उतने ही ज़्यादा विरोध भी उत्पन्न हो रहे थे। ओके, हिस्टोरिकल मूवमेंट की बात करें, इन गढ़वाल फॉरेस्ट रिजर्वेशन इन 1903 एंड 1960 एंड 1921 कोइंसाइडिंग विद फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जैसे कि आपने चिपको मूवमेंट आंदोलन, इन सब आंदोलन का नाम सुना ही होगा। ये किस लिए थे? ताकि हमारे जो फॉरेस्ट है उनको बचाया जा सके। ओके, चलिए अब बात करते हैं न्यू काइंड ऑफ स्ट्रगल ऑन द इशू ऑफ लैंड, स्ट्रगल फॉर द ओनरशिप ऑफ लैंड, किशावर स्टडी ऑन द ये जो होम एंड की स्टडी है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होम कम्युनिटी में क्या था कि जो महिलाएं थी उनको ज़मीनी अधिकार था ही नहीं, इस वजह से गवर्नमेंट ने इनको स्पेशल जो है वो राइट्स प्रोवाइड किए थे वुमेन्स को। चलिए अब कैंपेन फॉर लैंड राइट्स, जो कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल संथल का, इंस्टेंसेस ऑफ ट्राइबल वुमेन सच एज संथल्स ऑफ बिहार सपोर्टेड बाय मैन फ्रॉम द कम्युनिटी लॉन्चिंग कैंपेन फॉर लैंड राइट्स। संथल्स ने लैंड राइट्स के भी बहुत ज़्यादा वो जो है वो किया था, फाइट की थी। ओके, ट्राइबल अनरेस्ट, मतलब जो ट्राइबल्स थे उनका ख़त्म होना, किस तरह से ख़त्म हुए वो। तो पहला था लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर हैबिटेट, हैबिटेट पे उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा था। अपराइजिंग अकर्ड इन 1950s एंड 1960s, करंटली देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड अनरेस्ट इन मैनी एरियाज, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे पहले ट्राइबल लोग रहते थे बट अब वहाँ पे नहीं है। उनका मेन रीज़न जो है वो है मिलिटेंट स्ट्रगल, मतलब जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड टू नॉर्थ टू झारखंड इन द ईस्ट एंड थाने दुनिया इन द वेस्ट, यहाँ पे जो है बहुत सारे मूवमेंट हुए थे। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्टेट रिएक्शन की। एग्जाम्पल गोवा फायरिंग्स इन 1980, 1980 में मैंने आपको बताया था गोवा फायरिंग्स हुई थी, मतलब सेंथल्स पे जो है फायरिंग की गई थी गवर्नमेंट के थ्रू। इंक्रीज्ड पावर टू अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ के पास, गवर्नमेंट के पास आर्म्ड फोर्सेस ज़्यादा थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव था, जिस वजह से जो ट्राइबल्स हैं वो ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाए। अब कुछ ही एरियाज़ है जहाँ पे हमें ट्राइबल लोग देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो एसटी कम्युनिटी को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है उनके एजुकेशन पे, उनके एरियाज़ को रिजर्व करने में। ओके, आई होप कि आपको जो है ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने जो भी नोट्स बनाए ना वो मतलब ये है कि कुछ नोट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पढ़ेंगे नहीं, आप पूरे चैप्टर को पढ़िएगा और आप ये देखेंगे कि मैंने हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको कवर नहीं किया गया है। तो अगर आपने अंत तक वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं इस चैनल पे प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर BSOC 132 के लेके आऊँगी, तो एग्ज़ाम से पहले आप वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।